रात के करीब 12 बजे का वक्त था। गर्मियों की रातें थी और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैं थोड़ा डर गई, लेकिन फिर सोचा शायद मेरा भाई ही होगा, क्योंकि घर में मेरे और भाई के अलावा मैं वापस बिस्तर पर लेटने लगी। अचानक दरवाजे पर फिर से पहले से भी ज्यादा जोर की दस्तक हुई। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डरते हुए मैंने दोबारा दरवाजा खोला और वहां मेरा भाई खड़ा। वो मुझे आज कुछ अजीब सी नजरों से देख रहा था। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकती। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का वो सच बताने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक सबसे छुपा कर रखा था। ये सच ऐसा है जो मेरी हर रात की नींद और हर दिन का सुकून छीन ले गया। इसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी। नया नया जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। मैं कॉलेज में सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उन दिन रोज की तरह आज भी पूरे घर की सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। थकान से चूर होकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बदन अकड़ गया हो। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सुकून पाने की कोशिश कर रही थी और हाथों से अपने सिर की मसाज। मैंने कहा, क्या भाई, मम्मी सारा काम मेरे सर पर डालकर चली जाती है। कॉलेज की छुट्टियां क्या हुई, सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से काम वाली बाई भी छुट्टी पर है। मुझसे नहीं होते ये घर के काम। मेरी बात सुनकर वो मेरे पास राहुल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और कहा, बस तुम खाना बाहर से ले आना, मैं थोड़ी देर सोऊंगी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी। राहुल कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद ठंडे दूध के गिलास के साथ वो वापस आया। मुझे उस पर बहुत दूध पीने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। राहुल कहने लगा, चलो दीदी, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, तुम सो जाओ। वो मेरे पास बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सिर दबाने लगा। उसके हाथों से मुझे सुकून मिलने लगा और मेरे सिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने घड़ी पर टाइम देखा। रात के 9 बढ़ चुके थे। शायद थकावट की वजह से मुझे वक्त का एहसास ही न हुआ। मम्मी और पापा भी ऑफिस से वापस आ चुके थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मेरा पूरा शरीर खुद को संभालते हुए मैं फ्रेश होकर बाहर आई। देखा कि सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। मैं जाकर आराम के साथ कुर्सी पर बैठ गई। मेरी हालत काफी खराब हो चुकी थी और थकावट से मेरा पूरा बदन दर्द रहा था। मम्मी देखिए, अंजलि दीदी पर काम का बोझ थोड़ा कम डाला करे। अरे अगर काम वाली नहीं आ रही तो उसकी जगह किसी और को रख ले। ये बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है। देखें तो इसकी रंगत भी पीली पड़ चुकी है। वाकई में मेरी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। साथ ही हमारी पढ़ाई का खर्च भी काफी था, इसलिए मम्मी भी उसी कंपनी में काम करती थी जहां पापा हम दोनों भाई बहन कॉलेज जाते थे। लेकिन गर्मी के मौसम में छुट्टियां होने की वजह से घर पर ही थे। मैंने एक बात नोटिस की थी कि पिछले कुछ हफ्तों जब से मुझे कॉलेज से छुट्टियां मिली थी तब से वो मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा था। अगर मैं घर का कोई काम करती तो वो आकर मदद करने लगता। कभी कभी काम करते वक्त मुझे थकावट महसूस होती तो वो मुझे आराम से बिठाकर मेरा सिर, नहीं दीदी, तुम बहुत काम करती हो, अब मेरा हक बनता है कि तुम्हें सुकून दो। मैं उसे रोक नहीं पाती और चुपचाप लेटी रहती। लेकिन एक रात जो हुआ उससे मेरे होश उड़ गए थे। क्या राहुल कभी ऐसा कर सकता था? मैं अपने कमरे में सो रही थी। आधी रात के करीब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कमरे में आकर खड़ा हो गया हो। धीरे धीरे वो बिस्तर के पास आ रहा हो और मैं सोते हुए भी महसूस कर सकती थी कि कुछ अजीब हो रहा है। मुझे तुरंत झटका सा लगा और मैं कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। और जब मैंने उठकर देखा तो अंदर कोई नहीं था, बस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और मुझे याद था कि मैं हमेशा सोने से पहले दरवाजा बंद करके सोती थी, तो फिर वो कैसे खुला था? मैं चुपचाप उठकर दरवाजे को लॉक करने लगी। फिर से बिस्तर पर जाकर सोने की कोशिश की।
लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मुझे फिर से कुछ कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बिस्तर के पास आकर बैठा हो। और फिर मुझे लगा जैसे को मैंने घबराते हुए कमरे की लाइट ऑन की और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे प्यास लगी तो मैं कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसी वक्त राहुल भी आ गया। पानी पीकर मैं दोबारा कमरे में आई और पीछे पीछे वो भी आ गया। उसने कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उसे मना किया, नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ और आराम करो। लेकिन वो जिद करने लगा कि मैं आपको अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप सो जाएं, मैं यही सो जाता हूँ। आखिरकार उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। मैं बिस्तर पर लेट गई और उसने भी सोफे पर तकिया रखा और मेरे पास में ही सो गया। लेकिन उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी और काफी देर तक ध्यान से देखता रहा हो। उसने मेरे बालों को अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा मूड बड़ा अजीब था, लेकिन जब मैंने अपने आप पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। शुक्र था कि मैंने अपने आप को दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई क्योंकि मैंने अपने भाई की तरफ देखा तो वो भी बहुत खुश था। मैंने उसको पूछा, तुम आज इतने खुश क्यों हो? तो कहने लगा, जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो राहुल तेल लेकर मेरे पास आया। मुझे उसकी हरकतें कुछ अजीब लग रही थी। मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपनी पढ़ाई करो, मुझे मालिश की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करो, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है? आज आए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वो मेरे सरहाने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। राहुल मुझसे 3 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी है कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहें और मैं आपका लाभ उठाता रहूं। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। तेल की हल्की हल्की महक कमरे में फैल चुकी थी। मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा, ये तेल कौन सा है? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक खास तेल है जो आपकी सुंदर जुल्फों को और भी चमक दे। मालिश के दौरान कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे बदन में भारीपन महसूस हो रहा था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने मुझ पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया हो। मेरी टांगों और हाथों में मैं धीरे धीरे उठकर बैठी, चारों तरफ नजर दौड़ाई। मेरे कपड़े हल्के हल्के गीले हो गए थे और पंखा भी बंद था। कमरे में गर्मी का एहसास हो रहा था। मैंने चक्कर खाती हालत में बेड से नीचे कदम रखा, मगर पैरों में जैसे जान नहीं थी। लेकिन ये सब क्या हो रहा था? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटते हुए मैं बाथरूम पहुंची और फ्रेश होकर आई। आईने में अपनी हालत देखी तो ऐसा लगा जैसे मैं पूरी रात सोने की बंधी बिस्तर पर पड़ी थी। मेरे घर में मेरे और राहुल के अलावा कोई नहीं था। फिर वो किससे बात कर रहा था? प्यास लगने के कारण मैं पहले किचन में पानी पीने गई, लेकिन तब तक आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे के पास पहुंची, राहुल बैठक से बाहर निकलता दिखा। उसके हाथों में कई नोटों के बंडल थे और उसके चेहरे पर मैंने बिना जवाब दिए धीरे धीरे उसके करीब जाकर पूछा, ये पैसे कहाँ से आए? वो हड़बड़ा गया और तुरंत उन्हें अपनी जेब में डालने की कोशिश करने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को बाहर निकाला और सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? वो घबरा गया और कहने लगा, प्लीज पापा को मत बताना ये पैसे पापा के एक दोस्त ने पुराने कर्ज के रूप में लौटाए। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें घर की हालत का जरा भी अंदाजा नहीं है? मम्मी पापा दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम इन पैसों से मोबाइल खरीदने की सोच रहे हो। उसने शर्मिंदा होकर पैसे मुझे थमा दिए
मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए। उस रात राहुल ने मुझसे एक भी बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मैं अगले दिन किचन में काम कर रही थी जब राहुल अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान होती उतना ही कम था, क्योंकि वो अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन साफ कर रही थी। जब वो सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा ऊपर लिया और फिर राहुल को समझाने लगी, दीदी ये घर मेरा भी है और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये मेरे खास दोस्त हैं, आप उनके लिए खाना बना दे। वो मुझसे काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती, खाना तो बनाना जरूरी था। मैंने मजबूर होकर खाना तैयार किया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी राहुल की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के राहुल ने कुछ पल मेरी ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है वो नहीं आएंगे, लेकिन आप मम्मी पापा को कुछ मत बताइए। मुझे राहुल की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वहां मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। मैं हट बढ़ाकर उठी और देखा कि राहुल मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज कर रहा था। मैंने उससे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी कितनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो बस अपने काम की पड़ी रहती है। खैर मैं भी थक चुकी थी, आंखें बंद की और सोने लगी। राहुल के हाथों मसाज करवाने से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरमै तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई, जैसे मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। मुझे अब समझ में आने लगा था कि जब भी मेरा भाई उस तेल से मेरे सर की मसाज करता था तो मुझे इतनी गहराई नींद क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बैठ घर में मेरे और राहुल के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर हो रही थी, दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। माँ ने मेरी हालत देखकर पूछा, क्या बात है, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा कि अगले दिन वे मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे मम्मी पापा रोज की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? राहुल मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि वो मेरा सौतेला भाई है। वो माँ की दूसरी शादी से हुआ था, जबकि मैं उनकी पहली शादी की औलाद थी। इस तरह राहुल मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। उसकी हरकतें मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैं उसको कुछ कह नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में यही सवाल गूंज रहे थे कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा फिर। मैंने एक दिन अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट करके रख दिया ताकि सच्चाई सामने आ सके। उस दिन हमारे माता पिता घर पर नहीं थे। राहुल फिर से मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना सोऊं, लेकिन वक्त 1 घंटे बाद जब मेरी आंखें खुली तो माँ पापा घर लौट चुके थे। मैंने सबसे पहले कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जो कुछ मैंने देखा वह मेरे होश उड़ा देने के लिए काफी था। राहुल मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ मैं गुस्से में अपने कमरे से बाहर आई और राहुल का गिरेबान पकड़कर मैंने उसे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मेरी चीख सुनकर मम्मी पापा भी वहां आ गए। पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में कहने लगे, क्या हो गया है तुम इसे? कैमरे के वीडियो देखते ही माँ बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पापा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को गुस्से में पकड़ लिया
और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। राहुल ने मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, लेकिन जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वो घर से भाग गया। और फिर कभी उस भाई वही होता है जो आपके सगे खून का हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि कुछ शैतानी सोच रखने वाले लोग हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि कब किसी मासूम की इज्जत से खिलवाड़ करें। मेरी वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को यही गुजारिश है कि अपनी बहन बेटियों को कभी भी किसी अनजान मर्द के सहारे उन्हें अकेला ना छोड़े, और बेटियों की सिर्फ परवरिश मत कीजिए, उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मरक्षक बनना सिखाइए। हमारे माँ बाप की, जिन्होंने पैसा कमाने के चक्कर में हमारे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, या फिर मेरी जो अपने सौतेले भाई पर सरगे से भी ज्यादा भरोसा करती थी, या फिर इस समाज की जो बेटियों को कमजोर और बेबस मानता है। आपकी राय मेरे लिए बहुत। मैं अपनी कहानी आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूँ ताकि यह किसी और के लिए एक सीख बन सके। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि हम सबको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई और आप मानते हैं कि इसे सुनकर कोई और, अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं जो मनोरंजन के साथ एक संदेश भी दे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर नई कहानी समय पर मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।